हेलो दोस्तों, क्रेडोज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। क्रेडोज आईएएस की तरफ से बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी बनाई गई है और बिहार पीसीएस जो न केवल बिहार के बच्चों के लिए, जो भी बच्चे चाहे वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से, चाहे छत्तीसगढ़ झारखंड से, उन सब के लिए इस बार आयोग ने, बिहार सरकार ने बड़ा ही शानदार अवसर दिया है। 2000 के लगभग वैकेंसी आई हुई है और इस बार जितने भी गंभीर विद्यार्थी हैं या जो भी विद्यार्थी पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, कठोर परिश्रम के लिए तैयार हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिल रहा है। लेकिन इस अवसर को वही छात्र भुना सकता है, वही प्रतियोगी छात्र इसे अपने लिए, अपने सपनों को साकार करने में इसे लगा सकता है, जो एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के चलेगा, जो हर विषय को अच्छे तरीके से तैयार करके चलेगा। क्योंकि आप लोग अभी कुछ दिनों पहले एक अपडेट देखे होंगे, आयोग के अध्यक्ष की तरफ से एक बयान आया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि अब जो आयोग पेपर बना रहा है इस बार, उसमें जो प्रश्नों की प्रकृति होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। यानी कि अभी तक जो इससे पहले पेपर आपके होते आए हैं उससे थोड़ा सा डिफिकल्टी ऑफ लेवल थोड़ा ज्यादा रहेगा। आज मैं यहां पर आपको इतिहास से संबंधित एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। इतिहास आपको किस बुक से पढ़नी है, कौन सी ऐसी बुक पढ़ा जाए जो कि कम समय में आपको अच्छे कंटेंट दे पाए, कम समय में इतिहास से आने वाले प्रश्नों पर आपकी पकड़ अच्छी हो सके। इस विषय पर भी हम आज चर्चा करेंगे कि इतिहास के कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां से प्रश्न आयोग के द्वारा ज्यादा पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ जो भी प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों की प्रकृति में अब क्या तब्दीली आ सकती है। अगर आपने इससे पहले 69 बीपीएससी का पेपर अगर देखा होगा और उसके बाद 67 का आपने 6 का भी पेपर देखा होगा, तो आप एक बहुत बड़ा बदलाव देखे होंगे पिछली बार के पेपर में। जो बदलाव आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे आयोग एनसीईआरटी की तरफ मूव कर रहा है। पहले जो प्रश्न बनते थे, आप अगर लूसेंट भी पढ़े हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग के लगभग 40% क्वेश्चंस को आप आसानी के साथ कर सकते थे, 50% क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आयोग अपने प्रश्नों का जो लेवल है उसको हाई करने वाला है। इसलिए जो भी विद्यार्थी 17 नवंबर को पेपर देने के लिए तैयार हैं कि हमें 17 नवंबर को एग्जाम में बैठना है, वे कुछ चीजों की बारीकी से अगर अध्ययन करेंगे तो अपना सिलेक्शन वो श्योर कर सकते हैं। आज मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि लगभग कितनी, ये अनुमान लगाया जा रहा है, विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है कि ऑन एवरेज कितनी मेरिट जा सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। मैं यहां आपको, जो हमारा है बीपीएससी का कोर्स चलने वाला है, इसमें आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। बाकी जो सब्जेक्ट के टीचर हैं, बाकी शिक्षक उस विषय को लेकर आने वाले हैं, उस विषय के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सोर्स भी बताएंगे, साथ ही साथ आपको कैसे पढ़ना है, कहां से कितने प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक पर आपको ज्यादा समय देना है, किस पर कम देना है, इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए आते हैं इतिहास से संबंधित। सबसे पहले यह एक आंकड़ा देखेंगे कि इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वे किस साल कितने पूछे गए हैं। थोड़ा सा इसे जानना आवश्यक है, क्योंकि आपको एक जब आंकड़े मिल जाते हैं तो आपको अंदाजा रहता है कि किस विषय पर हम कितना समय दें, कौन सा विषय एक डिसाइडिंग रोल निभाता है, डिसाइडिंग फैक्टर बन के सामने आता है। अगर आप पिछले कुछ सालों का बिहार लोक सेवा आयोग के प्रश्नों को देखें तो आप यहां एक चार्ट देख रहे हैं। इसमें अगर हम इतिहास की केवल आज बात कर रहे हैं, बाकी जो भी सब्जेक्ट के टीचर होंगे वो आएंगे आपके सामने लेके। इतिहास की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 48 to 52 जो कंबाइंड परीक्षा हुई थी उसमें 42 प्रश्न पूछे गए थे केवल इतिहास से। आपकी इस परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस 150 प्रश्न में से अकेले इतिहास से अगर 40 से 42 प्रश्न पूछे जा रहे हैं
तो आप देख सकते हैं कि यह इतना बड़ा नंबर है कि यह आपको एग्जाम में इन भी कर सकता है, आउट भी कर सकता है। जैसा कि हर आयोग का एक नेचर होता है कि प्रीलिम्स केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ढेर हो जाते हैं। आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि एटलीस्ट मेंस में आप अपीयर हो जाएं। तो यहां अगर आप देखिए 150 में से अगर 40 प्रश्न पूछा गया है तो कितना बड़ा यह रोल निभाया था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आगे पिछले और भी सालों का देख लेते हैं। 56 से 59, 56, 59 में पूछा गया 34 प्रश्न, 63 में पूछा गया 30 प्रश्न, 64 में पूछा गया 25, 65 में पूछा गया 26, 66 में पूछा गया 24, 67 में पूछा गया 27, 68 में पूछा गया 30। अगर आप ऑन एवरेज देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 30 प्रश्न इतिहास से आने होते हैं। ठीक है, परसेंट नहीं, 30 प्रश्न करिए इसे, 30 प्रश्न लगभग इतिहास से आने होते हैं। ठीक है, ऑन एवरेज आप 40 से 45% प्रश्न केवल इतिहास से आ रहे हैं। अगर आपने इतिहास की अच्छी तैयारी कर ली तो ये मान के चलें, अगर आपने 150 में से, आपके 150 प्रश्न हैं, आपने 30 में से हम मानते हैं कि आप 20 प्रश्न कर पाए, आयोग है उसकी भी अपनी एक गरिमा है, कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछता है जो आपकी पहुंच से बाहर हो सकते हैं, आपको उसमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर मेरिट आप देखेंगे तो अगर आपने 90 प्रश्नों को हल किया है, कैटेगरी में अगर आप हैं, या किसी ने 110 प्रश्नों को हल किया है, तो 90 से 110 के बीच ही लगभग मेरिट हमेशा रहेगी। और इस साल भी जो बीपीएससी के विद्वान हैं, शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं कई सालों से, उनको एक अनुभव है अच्छा खासा, उनका भी यही कहना है कि इस बार भी जो मेरिट जाने की संभावना है वह आपको मान के चलिए कि 90 से 110 के बीच ही रहनी है मेरिट। 110 वह एक बहुत हाई लेवल मानना है तब 110 जाएगा, नहीं तो मान चलिए 90, 95, 100 इसी के बीच में मेरिट रहने की संभावना है। आपने 30 प्रश्न या 20 प्रश्न अकेले इतिहास से कर डाला, उसके बाद आप अगर बात करें कि जो सबसे ज्यादा प्रश्न जिस सेगमेंट से आते हैं, तो आपका करंट अफेयर है, इतिहास है, सामान्य विज्ञान है, बिहार विशेष है, यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एवरेज देखेंगे तो लगभग 20-25 यही बना रहेगा इन चारों में। आप बड़े आसानी के साथ अगर चारों का हम एवरेज निकाल लें तो आप 80 प्रश्न ऐसे हल कर लेंगे, 150 में से 80 प्रश्न आप हल कर लिए। अब 80 के अलावा आपका मैथ्स रीजनिंग भी रहता है, इसके अलावा पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट है। अगर उनसे भी हम मान के चले कि 20 प्रश्न आपने ले लिया, 20 प्रश्न, मात्र 20, आप 100 पहुंच गए। ठीक है, 100 आप पहुंच गए और आपको केवल इतना चाहिए कि आपको प्री क्वालिफाई हो जाए, बस 100 प्रश्न आपने कर लिया, प्री क्वालिफाई हो गए, मेंस के लिए आप योग्य हो गए। तो इस प्रकार से अगर बना के चला जाए रणनीति जिसमें हमारा प्री का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो श्योर हो जाए, बाकी सारे शिक्षक आएंगे वो अपने विषय के बारे में बताएंगे कि आपको मेरा विषय कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक जरूरी है, कौन से टॉपिक कम जरूरी है, वो सारी चीजें बताने वाले हैं। यहां मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। ठीक, तो अगर यहां देखा जाए इतिहास का हमने ये देख लिया, अब चलते हैं टॉपिक के बारे में। आखिरकार इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पर, जब इतिहास की बात करते हैं तो आपको 3 इतिहास देखने को मिलते हैं। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो यहां पर आपको 3 भागों में इसे बांटते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, इस 3 भाग में हम अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से कालखंड के अनुसार हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। अब जब हम प्राचीन भारत की बात करें या मध्यकालीन भारत की बात करें या आधुनिक भारत की बात करें तो साथ ही साथ एक विशेष चीज लेते हुए चले। अभी कुछ समय पहले मैंने बात किया कि बिहार विशेष
क्या? बिहार विशेष। अगर बिहार विशेष की बात करें तो हर साल 20 से 25 प्रश्न आपके जो होंगे वो बिहार विशेष से आएंगे। 20 से 25 प्रश्न। अब उस 20 से 25 प्रश्न में आपके कई टॉपिक कवर होते हैं। कौन कौन से? जैसे इसमें आपको बिहार के इतिहास के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कि बिहार का प्राचीन इतिहास कैसा रहा है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। बिहार का मध्यकालीन इतिहास कैसा रहा है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। बिहार का आधुनिक इतिहास कैसा रहा है, आधुनिक भारत का, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा बिहार के भूगोल से प्रश्न बनेगा, बिहार के भूगोल से प्रश्न बनेगा, यह भी एक अच्छा खासा हिस्सा होता है। बिहार का भूगोल, वहां की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, वनस्पतियां कैसी हैं, स्थलीय भाग कैसा है, जलीय अपवाह तंत्र कैसा है, ये सारे भूगोल के सेगमेंट हो सकते हैं, वहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा बिहार के राजनीतिक संरचना के बारे में पूछा जा सकता है, बिहार की राजनीतिक संरचना से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा बिहार जो उस जनसंख्या है, वहां की सेक्स रेशियो है, लिटरेसी रेट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। कुल मिला के आपको इतने सारे सेगमेंट मिला के, कई सारे सेगमेंट मिला के 20 से 25 प्रश्न बिहार से आने हैं। तो जब भी आप ये इतिहास को पढ़ रहे हैं तो इन इतिहास के साथ यह भी ध्यान रखें, आपको बिहार विशेष भी साथ ही साथ लेके चलते चलना है। इससे थोड़ा सा तैयारी करने में आसानी होगी, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं बचा है। 17 नवंबर को पेपर है, तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं प्राचीन इतिहास में कौन कौन से बिंदुओं पर आपको ज्यादा जोर देना है। अब भाई पूरा प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो एक ठीक ठाक समय लगेगा, लेकिन अगर हम कुछ चुनिंदा टॉपिक उठा लें जहां से आयोग ने लगातार प्रश्नों को निकाला है, तो अगर उन बिंदुओं पर हम थोड़ा फोकस करना शुरू कर देंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ हमारी जो मेहनत है वो सही दिशा में होगी और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के किस हिस्से से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि यहां से किस बिंदु से प्रश्न बन रहे हैं, कहां से ज्यादा कहां से कम। कुछ बिंदु को मैं ट्रिपल स्टार लगा दूंगा, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उस हिस्से को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला बिंदु हमारा क्या आएगा? पहला बिंदु आएगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, जिसे आप सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या सरस्वती सभ्यता भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। अगर यहां से एक ट्रेंड देखेंगे तो 1-2 प्रश्न आपके आए हुए हैं हर साल, गैप भी हुआ है लेकिन 1-2 प्रश्न बने हैं। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है? सीधा सीधा देखना। पहली चीज नदी घाटी, यानी कि किस नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था, संबंधित नदी। उसके अलावा आपको क्या देखना है इसमें? उसके बाद देखना है खोजकर्ता। ठीक है, खोजकर्ता कौन रहे हैं। ठीक है, खोजकर्ता कौन रहे हैं। उसके अलावा वर्ष, किस वर्ष खुदाई की गई या खोज और खुदाई दोनों, ध्यान रखिएगा कभी कभी खोज और खुदाई दोनों का डेट अलग होता है, तो ध्यान रखिएगा खोजकर्ता, खुदाई और खोज, ये तीनों चीजें आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए, उसमें से चीजों को तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ आपको क्या? प्राप्त साक्ष्य, प्राप्त साक्ष्य, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे चूंकि जो लिपि प्राप्त हुई अभी तक पढ़े नहीं है, तो जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर हम उस सभ्यता के बारे में एक अनुमान लगाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें देखना है कि किस नदी के तट पर इस सभ्यता का विकास हुआ है, खोजकर्ता कौन है, खुदाई कब हुई, उसके अलावा
प्राप्त साक्ष्य, कौन से साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं। बस ये 3 बिंदुओं पर अगर आपने ध्यान दे लिया तो जितने भी प्रश्न आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, आईवीसी भी बोला जाता है इसे, वहां से आप इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, अगला जो बिंदु आता है आपका, जो अगली हम इसके बारे में वैदिक सभ्यता पे आ जाइए। ठीक है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से जो प्रश्न पूछा जाता है, बहुत कम प्रश्न वैदिक सभ्यता से पूछे गए हैं। ठीक है, यहां पर वैदिक सभ्यता से बहुत ज्यादा जो प्रश्न पूछा जा सकता है संबंधित साहित्य। ठीक है, संबंधित साहित्य से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, कि इस वैदिक काल में कौन सा साहित्य लिखा गया, उस साहित्य में कुछ कुछ, जैसे ऋग्वेद पूछ लेंगे, ऋग्वेद में प्रथम मंडल में क्या है, द्वितीय मंडल में क्या है, नवम मंडल में क्या है, दसम मंडल में क्या है, ऋचाएं कितनी हैं, यह पूछा जा सकता है। या उद्गाता या इनके पाठकर्ता कौन होते हैं, यह पूछा जा सकता है। चारों वेदों के पाठकर्ता का नाम याद रखिएगा, उससे संबंधित विषय याद रखिएगा, कौन सा विषय उसमें है। इसके अलावा वेदांत कितने होते हैं, अरण्यक साहित्य क्या है, उपनिषद क्या है, इनके शब्दार्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिएगा, काम चल जाएगा। वैदिक सभ्यता में इससे ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना नगण्य है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है, महाजनपद। महाजनपद, ये यहां पर आप इसे ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं महाजनपद, क्योंकि इससे ज्यादातर प्रश्न आपके पूछे गए हैं। अब इसमें भी क्या है आपको ध्यान रखना है, जैसे आधुनिक किस राज्य में वो जनपद स्थित है, उसकी राजधानी क्या थी, उसके उस समय शासक कौन थे, ये चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहां से प्रश्न इसी तरह बनेंगे, कभी कभी मिलान करने को दे देता है प्रश्न, या कभी स्टेटमेंट बना के प्रश्न दे देगा कि गंगा घाटी में इनमें से कौन सा महाजनपद स्थित था, या फिर उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित था, या दक्षिणी बिहार में कौन सा स्थित था। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बने हैं कि जैसे बिहार को जो प्रखंड में बांटा गया है, किस प्रखंड में यह महाजनपद स्थित था, ऐसे प्रश्न भी बने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, महाजनपद से प्रश्न हो जाएंगे। उसके अलावा अगला आता है आपका बौद्ध और जैन। बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन की अगर हम बात करें तो इनके थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानकारी रखिए, इनको इनसे संबंधित प्रतीक चिन्हों के बारे में जानकारी रखिए, इनकी जो शिक्षाएं हैं उस पर जानकारी रखिए, साथ ही साथ इनको निर्माण कहां प्राप्त हुआ, कैवल्य कहां प्राप्त हुआ, इसके बारे में जानकारी रखिए, किस नदी के किनारे, किस वृक्ष के नीचे, किस वर्ष में, ये सारी चीजें आप एक डाटा बना के, चार्ट बना के इस चीज को तैयार कर सकते हैं। तो इसे मैं डबल स्टार केवल दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो महाजनपद को ट्रिपल स्टार, और बौद्ध जैन को यहां पे 2 स्टार, और आईबीसी को भी यहां पे मैं केवल 1 स्टार दे रहा हूं, और वैदिक सभ्यता को भी आप 1 स्टार ही लेकर चले। अगला टॉपिक देखें तो अगला है आपका मौर्य काल। मौर्य काल बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे भी मौर्य काल को भी हम यहां पर ट्रिपल स्टार देंगे। मौर्य काल को भी आप ट्रिपल स्टार दे सकते हैं, यानी कि इस पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। इनके शासकों के बारे में, शासकों का क्रम, इसके अलावा इस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस प्रशासनिक पद, जैसे इनके तीर्थ होते थे, अधिकारी होते थे, उन अधिकारियों का नाम, उनसे संबंधित विभाग, वो कार्य क्या करते थे, ये चीज भी आपको थोड़ा सा लिस्टिंग करके तैयार करना पड़ेगा। ये जरूर है कि यहां से एक से 2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अगला आता है गुप्त काल आपका। गुप्त काल, गुप्त काल से ऐसी संभावना है कि एकाक 2 प्रश्न गुप्त काल से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं केवल इसे डबल स्टार दूंगा। ठीक है, गुप्त काल से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगला है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में जैसे हर्ष हैं, हर्षवर्धन है, उनसे संबंधित कुछ शासकों के बारे में, इसके अलावा हर्षवर्धन के द्वारा रचित रचनाएं, ठीक है, इसके अलावा जो उस समय के जो कुछ, चूंकि हर्ष ने कुछ खास काम नहीं किया सिवाय राज्य विस्तार के या राज्य को संभालने में, इनके समय में कौन से आक्रांता रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने जो गुप्त थे, गुप्तों के ही और मौर्यों के ही शासन प्रशासन को इन्होंने कॉपी किया और उसी को इन्होंने आगे कंटिन्यू किया था, इसलिए बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। यह रहा आपके प्राचीन इतिहास का पूरा डेटा। प्राचीन इतिहास के कौन कौन से चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर पे कम फोकस करना है, आशा करता हूं ये यहां पे समझ में आपको आ चुका होगा। चलिए अगला बिंदु हम आते हैं मध्यकालीन भारत की तरफ। मध्यकालीन अगर भारत की बात करें तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ
बिंदु हैं उन पर फोकस करते चलें। जैसे पहला जो वंश हमारा आता है गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश से प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। गुलाम वंश से अगर इसमें कंपेयर करें आप, इसे ट्रिपल स्टार दीजिए। गुलाम वंश के संस्थापक, इसके अलावा इनके समय किसी प्रकार की अगर इस्लामिक स्थापत्य की गई तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके अलावा इनका क्रम, इनके शासकों का क्रम, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा और यहां से प्रश्न बिहार आयोग ने लगातार पूछा है। अगला आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, जैसे बख्तियार खलजी के बारे में। इसके अलावा आप उसके शासन प्रशासन के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए, इतना ही काफी हो जाएगा, अलाउद्दीन खलजी के समय विशेषकर। उसके अलावा अगला आता है आपका तुगलक वंश। अगला आता है तुगलक। तुगलक पर भी बस सरसरी निगाह से आप ध्यान रखिए कि कौन शासक रहे हैं, उन शासकों के समय अगर कोई खास चीज रही है उसको ध्यान रखिए। उसके अलावा अगला आता है आपका लोधी, ठीक है। लोधी, लोधी वंश के बारे में भी कुछ खास नहीं, इब्राहिम लोधी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के बाद मुगलों की नींव पड़ती है। इब्राहिम लोधी, उसके साथ युद्ध होता है, बस थोड़ा बहुत उसके बारे में सरसरी निगाह से, बहुत ज्यादा नहीं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आते हैं मुगल, ठीक है। मुगल मध्यकालीन भारत में मुगल सबसे महत्वपूर्ण है, इन्हें ट्रिपल स्टार दीजिए, क्योंकि यहां मुगलों से आपके 6 से 7 प्रश्न आए हैं। 6 से 7 प्रश्न अकेले मध्यकालीन में मुगलों से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है, शासकों का क्रम, कौन शासक पहले आया, कौन बाद में आया, कौन किसका पुत्र था, यह याद रखना है। साथ ही साथ मुगल कालीन स्थापत्य कला, मुगल कालीन शासन प्रशासन के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी रखनी है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप इसे ट्रिपल स्टार दीजिए, मुगलिया सल्तनत से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है मध्यकालीन भारत में, जैसे जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो दक्षिण में काकतीय वंश हो गया, इसके अलावा दक्षिण में आपके विजयनगर हो गया, बहमनी हो गया, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप दक्षिण भारत का इतिहास या दक्षिण भारत के शासक, इनसे भी संबंधित टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। तो इसे आप दक्षिण भारत का इतिहास नाम दे दीजिए, दक्षिण भारत का इतिहास। यहां से इसे आप ट्रिपल स्टार दीजिए, यहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। और जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया कि इस बार आयोग का यह मंतव्य है कि बच्चे बहुत रहेंगे, संख्या बहुत रहने वाली है, रिकॉर्ड संख्या इस बार होगी। आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा, इतिहास टूटेगा लोक सेवा आयोग में फॉर्म भरने के छात्रों के, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में आयोग के सामने चैलेंज है कि हम अपने जो हम मुख्य परीक्षा कराएंगे, हमें केवल 10 गुना विद्यार्थियों को ले जाना है। तो अब 10 गुना 12 गुना विद्यार्थियों को छटनी कैसे किया जाए? तो अब जाहिर सी बात है कि उसमें सबसे पहले क्राइटेरिया यही देखेंगे कि प्रश्नों का स्टैंडर्ड ऐसा रखा जाए कि उसमें वही बच्चे आए जो गंभीर हैं, जो तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, इन जो टॉपिक्स को आप देख रहे हैं, अगर एनसीईआरटी पर भी एक बार नजर डाल लेंगे जो समय हो तो, कई सारे बुक्स हैं, अभी मैं बुक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, कई सारी मार्केट में बुक्स हैं, अगर उन पर आप थोड़ी सी नजर डालेंगे सावधानी पूर्वक, बार बार बोल रहा हूं सावधानी पूर्वक, क्योंकि मार्केट में बुक्स तो बहुत आई हैं लेकिन उसमें मिस्टेक्स बहुत हैं, गलतियां बहुत हैं कई सारी बुक्स में। उसमें डेट संबंधी गलतियां हैं, उसमें घटनाओं के क्रम संबंधी गलतियां हैं, कई सारी अन्य प्रकार की मिस्टेक देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत का इतिहास, इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद अगला है आपका भक्ति और सूफी, ठीक है। अगला बिंदु आता है आपका भक्ति और सूफी। यहां से भी आपके 1 से 2 प्रश्न, इसे डबल स्टार दूंगा मैं, 1 से 2 प्रश्न यहां से बनते हैं, क्योंकि यहां पे जो सूफी आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन के दौरान संत कौन से रहे हैं, किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उनके द्वारा कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई, अगर उन्होंने किसी प्रकार की पुस्तक की रचना की तो उस पुस्तक के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा आप एक लिस्ट बना लेंगे तो उतने से ही काम आपका चल जाएगा। भक्ति और सूफी से भी एक प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा मध्यकाल में जो एक अन्य महत्वपूर्ण चीज आ रही है, जो मेरी नजर से इस बार ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, वो है आपकी लेखक एवं रचनाएं। लेखक और रचनाएं, ये एक महत्वपूर्ण सेगमेंट, उसे भी ट्रिपल स्टार में देने वाला हूं, ठीक है। इसे भी ट्रिपल स्टार दीजिए। ये केवल आप देख सकते हैं, केवल 2 से 3 बिंदु ऐसे हैं जिनको मैंने ट्रिपल स्टार दिया, यानी कि ये हॉट टॉपिक है। इनको आप ना केवल जो रेफरेंस बुक मैं बताऊंगा, साथ ही साथ आप जो अपने सोर्स पढ़ रहे हैं, नोट्स वगैरह बनाए हैं, उन पर भी इन बिंदुओं पर ज्यादा फोकस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ। अब आधुनिक भारत का इतिहास, अब अगर मैं कहूं कि
यह इतिहास में भी सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, तो आप चौंकिएगा नहीं। ठीक है, अगर आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल इतिहास से, तो अकेले आधुनिक भारत से इसमें आपके 15 से 18 प्रश्न आ सकते हैं। 15 से 18 प्रश्न अकेले आधुनिक भारत से पूछे जाएंगे। ठीक है, चैप्टर छोटा है, प्राचीन इतिहास बहुत डेप्थ में है। आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कुछ प्रश्न की हवा नहीं लगती पढ़े के बावजूद। मॉडर्न इंडिया में, मिडाइवल इंडिया में भी लगभग यही हाल है। लेकिन मॉडर्न इंडिया में क्या होता है, आपको लिमिटेड चीजें हैं, उन्हीं से घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न बनाना है। कुछ टॉपिक हैं, बिंदु हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे, हमारी प्रॉपर क्लास चलेगी। अगर आप केवल क्लास को भी देखते रहें बराबर, तो जो रेफरेंस बुक रहेगी उन दोनों को अगर मैच करा दिया, आप मिक्स करके पढ़ लेंगे, तो एग्जाम में हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अगर चर्चा करें, सबसे पहला जो सेगमेंट आपसे पूछा जाएगा वह है कि यूरोपियन कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कंपनियों का आगमन की अगर बात करें, कंपनी का आगमन अगर इसकी बात करें, तो यहां आप देखेंगे कौन सी कंपनी पहले आई, कौन सी बाद में आई, कौन सबसे बाद में आई, किसने पहले फैक्ट्री स्थापित किया, कहां पर फैक्ट्री स्थापित किया, किसने बाद में फैक्ट्री स्थापित किया। तो अब यहां पर कुछ टेक्निकलिटीज होती, जैसे अब डच और अंग्रेज, डच और अंग्रेज में देखेंगे, अंग्रेज, डच आए पहले लेकिन कंपनी वो बाद में स्थापित करते हैं, अंग्रेज आए बाद में, कंपनी पहले स्थापित किए, यानी डचों के। तो यहां पे क्या होता है, इसके अलावा जैसे वास्को डी गामा, आपने सुन लिया कि 1498, 20 मई 1498 को आया, लेकिन वास्को डी गामा कितनी बार आया? कभी कभी ये प्रश्न पूछे, 3 बार आया है भारत हो। अब 3 बार आया तो क्या हर बार व्यापारी बन के आया है? नहीं, एक बार वो गवर्नर भी बन के, वायसराय भी बन के आया है। ठीक है, तो अब यहां क्या है, कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो आयोग आपसे पूछ सकता है, ये सारी चीजें यहां पर हम आपको बताएंगे। ठीक, तो यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम देखिएगा। इसके अलावा ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां। ठीक है, अब इन नीतियों में क्या देखेंगे, आर्थिक नीति कैसी थी, आर्थिक नीतियां उनकी क्या थी, जैसे उन्होंने जो है महलवाड़ी, ठीक है, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्तंभरारी, ये सारे बंदोबस्त व्यवस्था किए, कर वसूलने के लिए टैक्स सिस्टम बनाया उन्होंने। यह नीतियां कैसी थी, किस क्षेत्र पे लागू था, कितने प्रतिशत क्षेत्र पे लागू था, कितना कर निर्धारित किया गया था, बिचौलियों का क्या जरूरत थी, बिचौलियों को हटाया क्यों गया, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा सामाजिक, सामाजिक किस प्रकार का सुधार किया, सामाजिक किस प्रकार का बदलाव किया, भले ही कंपनी के हित में, लेकिन क्या सुधार, क्या बदलाव, ये चीजें जानना जरूरी है। साथ ही साथ कैसे एक व्यापारिक कंपनी आके यहां पर एक शासक बन जाती है, कैसे वह भारत का राज्य चला रही है, तो इसलिए कुछ राजनीतिक स्थिति के बारे में भी यहां देखेंगे कि कौन से राजनीतिक बिंदु रहते हैं, इनकी कैसी राजनीतिक नीतियां रहती हैं जिसकी वजह से कंपनी से नवाब बन जाते हैं, भारत के शासक बन जाते हैं, वे कौन से महत्वपूर्ण युद्ध रहते हैं, कौन सी महत्वपूर्ण संधियां रहती हैं, ये सारी चीजें यहां पर पूछे जाने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रमुख विद्रोह, जब प्रमुख विद्रोह की बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जनजातीय, जनजातीय और किसान, ये दो मुख्य समुदाय हैं जिनसे संबंधित विद्रोहों पर आपको नजर रखना है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि चाहे आपका पहला बिंदु है, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, सबके साथ आप एक चीज जरूर बिहार विशेष जोड़कर चलें, बिहार विशेष जोड़कर चलें। ठीक है, बिहार विशेष, यानी कि बिहार में कौन सी कंपनी आई, कैसे क्या किया उस प्रांत में, इसके अलावा सामाजिक आर्थिक क्या नीतियां उस प्रांत में अपनाई गई, साथ ही साथ कौन कौन से विद्रोह, कौन कौन से उस समय आंदोलन बिहारी क्षेत्र, बिहार के क्षेत्र में हुए हैं और उनका नेता कौन रहा है, ये चीजें भी आपके लिए जरूरी हो जाती हैं। अगला आता है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब इसमें आप देखेंगे कि लगभग 19वीं शताब्दी में आप देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की बाढ़ सी आ जाती है हर क्षेत्र में, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, चाहे आप बंगाल की बात करें, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे आप केरल की बात करें, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं था। हर क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार के सामाजिक धार्मिक आंदोलन चल रहे थे और उनका व्यापक स्तर पर प्रभाव देखा जा रहा था जनता पे, जनता भी जुड़ी हुई थी। अब यहां पे आपको यह देखना है वे आंदोलन कौन थे, किस विषय संबंधित थे, किस क्षेत्र संबंधित, नेता कौन था।
साथ ही साथ बिहार में इस प्रकार का आंदोलन कौन सा चल रहा था और वहां पे नेतृत्वकर्ता कौन था, यह ज्यादा जरूरी हो जाएगा। उसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण जो अगला आता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, परेशान मत होइएगा, अभी मैं यहां पे स्टार लगा दूंगा, क्रांति, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज हो जाता। अब इसमें अगर ट्रिपल स्टार की बात करेंगे तो मैं इसे ट्रिपल स्टार दे रहा हूं, ठीक है, अंतिम अपने बिंदु को। इसे डबल स्टार दे रहा हूं, ये डबल स्टार की चीज है, साथ ही साथ ये ट्रिपल स्टार की चीज है, ठीक, ट्रिपल स्टार की चीज है, ये भी आपका ये डबल स्टार की चीज है, ठीक है, इसे ध्यान रखिए, ट्रिपल स्टार। तो ये पॉइंट जो है ये महत्व। इसके अलावा क्या करना है, क्रांतिकारी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां। अब देखेंगे कि कौन सा वह समय रहा, कौन से वे कारण रहे जिसकी वजह से भारतीय युवाओं को या भारतीय नेताओं को क्रांति सूझी या उन्हें क्रांति का रास्ता ही समझ में आया कि इस शोषणकारी व्यवस्था से हमें यही मुक्ति दिला सकता है, एक क्रांति का ही रास्ता है। परिणाम क्या हुआ, कौन कौन से क्रांतिकारी दल बनकर खड़े हुए, कौन से आंदोलन चलाए गए, क्या कैसी चीजें, ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। उस आंदोलन के लीडर कौन थे, क्या उन्होंने कोई पत्र पत्रिका का भी प्रकाशन किया, उस पत्र पत्रिका के ऊपर क्या कार्रवाई की गई, किसने कार्रवाई की, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और यहां सब पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियां, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बताया था ना, बहुत महत्वपूर्ण है और 15 से 18 प्रश्न यहीं से आएंगे, ठीक है। तो जब 15 से 18 प्रश्न आएंगे तो आपको इसके लिए अवश्य तैयार रहना। ये ट्रिपल स्टार दीजिए, इस सेगमेंट को ट्रिपल स्टार दीजिए, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, बहुत जरूरी। गरम दल, नरम दल, आंदोलन के जब गांधी जी संभालते हैं तो किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, कौन कौन से उन्होंने कदम उठाए, उन कदमों के बारे में चर्चा। उस समय वायसराय कौन था, गवर्नर कौन था, कौन से नेता थे, किसने विरोध किया, कहां कहां पे सम्मेलन हुए, कांग्रेस का गठन, उस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, कौन सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बना, कौन पहली बार अध्यक्ष बना, कौन पहली महिला अध्यक्षा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, सबसे ज्यादा, सबसे युवा, सबसे बुजुर्ग, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी चीजें हो गई। इसके अलावा गवर्नर जनरल, उनके कार्य, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, गवर्नर जनरल और उनके कार्य इसे डबल स्टार दे दीजिए। आपको 4-6 महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं, उनके बारे में देखना होगा, उनके कुछ महत्वपूर्ण काम थे, सुधार थे प्रशासन के संदर्भ में, देश के संदर्भ में, जनता के संदर्भ में, उसके बारे में थोड़ा सा आपको 1-1, 2-2 लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगी, इसलिए केवल डबल स्टार देके काम चला लीजिए। इसके अलावा मजदूर श्रमिक आंदोलन, मजदूर और श्रमिक आंदोलन, क्योंकि हिस्ट्री का हिस्सा बहुत बड़ा है इसलिए टॉपिक भी ज्यादा है थोड़े से। मजदूर एवं श्रमिक आंदोलन ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, यहां से भी एकाक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कांग्रेस अधिवेशन, अभी बताया थोड़ी देर पहले, कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ, अध्यक्ष कौन था, परिणाम क्या हुआ, प्रस्ताव क्या पारित हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें यहां से पूछे जा सकते हैं कांग्रेस के अधिवेशन से। संस्थाएं, संगठन, राष्ट्रीय आंदोलन से इसे जोड़ के देखिए, संस्थाएं और संगठन, ये इसी से जोड़िए, अलग इससे टॉपिक को मत मानिए, इसी में जोड़ के, क्योंकि जब आप आंदोलन पढ़ेंगे समग्र रूप से पढ़ेंगे और उसमें हर बिंदु पर आपको चर्चा करते हुए चलना है। पत्र पत्रिकाएं, समाचार, ये भी इसी से जोड़ लीजिए, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र था, कौन सा दैनिक था, कौन सा पाक्षिक था, कौन सा मराठी में छपता था, कौन सा अंग्रेजी में छपता था, कौन बांग्ला में छपता था, कौन हिंदी में छपता था, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। प्रीलिम्स है ना, तो प्रीलिम्स में थोड़ा सा आयोग भी इस प्रकार से लेके चलता है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी विद्यार्थी के पास पर्याप्त मात्रा में होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो रहा आपका पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण बिंदु जहां से प्रश्न पूछे जाने हैं। लेकिन अब कुछ बातें कर लेते हैं बुक्स के बारे में। मैं आपको इतिहास के बारे में बताऊंगा, इतिहास की कौन सी अच्छी बुक्स है, बाकी सर अपनी अपनी बुक्स आपको बताएंगे कि हाँ आपको कौन सी बुक बेहतर पड़ेगी। यहां पर आप लोग, जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, पहला जो आप बिहार विशेष के लिए लें तो जो इम्तियाज अहमद की बुक आती है, एक तो वो अच्छी बुक है। दूसरी बात, चलिए लिख ही देता हूं इसे भी,
अगर इतिहास की केवल बात करें तो आप इम्तियाज अहमद की बुक ले सकते हैं। इम्तियाज अहमद की अच्छी बुक है, इम्तियाज अहमद की। इसके अलावा अगर आप इनकी नहीं लेना चाहते, बिहार समग्र, अगर इनकी आप नहीं लेना चाहते हैं तो एक आया है महेश बर्णवाल की समग्र अध्ययन, महेश बर्णवाल की, इनकी भी बुक आप ले सकते हैं, इनकी भी बुक अच्छी है। कुछ लोग क्राउन पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं, वो भी बुक अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर बात करें कि जनरल हिंदी के तो बिहार विशेष हो गया, जनरल हिस्ट्री की अगर बात करें तो मैं सीधा सा आपको बोलूंगा स्पेक्ट्रम पढ़ें, ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ें। अभी समय है स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए। जो टॉपिक यहां हम आपको बताएंगे उस टॉपिक पर जाइए और डेप्थ में उस टॉपिक की पढ़ाई करें। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं 800 पेज की, 900 पेज की। आपको केवल क्या करना है, जो हम टॉपिक यहां पर बताएंगे केवल उसी टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपका कंप्लीट है। इसके अलावा अगर आप चाहें स्पेक्ट्रम हम ना पढ़ें, स्पेक्ट्रम के अलावा हमें क्या मिल जाए, तो एक अभी के लिए आपका अरिहंत पब्लिकेशन आई है एनसीईआरटी सार। अरिहंत पब्लिकेशन की आई है एनसीईआरटी सार, बहुत बढ़िया इन्होंने दिया है। मॉडर्न इंडिया के अलावा प्राचीन इतिहास हर चीज के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया है। आप उसे पढ़ लेंगे, वह भी आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक साबित होने वाली है। उससे भी आप अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। वो भी बुक आपकी जो है काम की हो जाएगी, ठीक। तो यहां पर ये बुक्स अगर आप लेते हैं तो इतिहास से संबंधित समस्या आपकी दूर हो जाएगी। इतिहास में आपको समस्या नहीं आने वाली है। रही बात कि अगर मान लीजिए आप स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, अरिहंत भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तब क्या करें। इसके अलावा मार्केट में कई सारे अन्य सोर्सेज भी मौजूद हैं। बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ऑथेंटिक पब्लिकेशन हो। दूसरी बात, कम पेज में हो, ऐसा ना हो कि उन्होंने 150 पेज में केवल मॉडर्न इंडिया दे दिया, 200 पेज 100 पेज में पहुंचे जो है एंशिएंट इंडिया दे दिया, अब आप केवल हिस्ट्री पढ़ते रह गए पूरे समय तक। साथ ही साथ हर टीचर, चाहे ज्योग्राफी की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे पॉलिटी की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, हर सब्जेक्ट के टीचर आएंगे आपके सामने। वो आपको इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी बताएंगे, वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे और उसके साथ साथ कुछ बुक्स के बारे में भी बताएंगे, जो आपके लिए काफी आसान होगी और आप बहुत ही कम समय में एक्यूरेसी के साथ, एफिशिएंसी के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूं यहां आपको काफी मदद मिली होगी। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। अब यहां से हमारी कक्षाएं प्रारंभ होंगी, बीपीएससी से संबंधित आपकी समग्र तैयारी हमारे यहां कराई जाएगी। तो अगर आपको पसंद आती हैं चीजें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, साथ ही साथ अन्य दोस्तों तक भी पहुंचाने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।